हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। दिस योर चैनल जीडीपीएस संज्ञान क्लासेस। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल, ये सब का बात किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसको स्टार्ट कर देखिए, ऐसे इसका काइंड बहुत है। हम एक यहाँ से एक फर्स्ट मतलब हर एक पार्ट को लेके डिस्क्राइब करके और एक ऐसे इसका हर एक टाइप को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसके वर्ड्स देखिए, कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब इसमें क्या हो रहा है? देखिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन ही चाहिए, कोई कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का। जैसे देखिए अब इस एक का डिफिनेशन पड़ेगा, वो साफ समझ आ जाएगा। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो सब्सटेंस एक कंपाउंड या एलिमेंट होगा। जैसे इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पिछला एग्जांपल से क्लियर है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या देखिए S2 हम बोले व्हेन टू और मोर, टू की तो बोले और मतलब यहाँ पे मोर भी हो सकता है, टू है। देखिए तो यहाँ पे टू क्या होगा? S2 प्लस O2। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन क्या होता है? एक कंपाउंड, मतलब एक सिंगल कंपाउंड बना है, एक सिंगल सब्सटेंस बना है, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। और एग्जांपल को देख के कंफर्म कर। देखिए यहाँ पे Mg क्या मेटल है? क्या मेटल है? इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, कैसा किस टाइप का मेटल होता है, कैसा कलर होता है, पिछले लेक्चर में देखिए, इसके बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। Mg क्या है? मेटल है और एक इससे रिएक्ट किया ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? MgO। क्या बनाया? MgO। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस रिएक्ट किया, फॉर्म क्या किया? एक सिंगल सब्सटेंस। क्या किया? एक सिंगल सब्सटेंस था। उसी बाद फिर देखिए दो सब्सटेंस लिया गया, कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, क्या बनाया? हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनाया? इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात है कि देखिए इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? क्विकलाइन। क्विकलाइन जिसको बोलते हैं। और जो बना है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेकेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेकेट लाइन। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक और बात है, यहाँ से एक टर्म है, देखिए इसी को हम बोलते हैं चूना। होता है ना, तो वॉशिंग कराता, व्हाइट पाउडर का वॉशिंग कराता, चूना का। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इसी को हम वॉशिंग करते हैं। ये जो पार्ट है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने वाल पे वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको जब वॉशिंग करते हैं तो उस समय साइन नहीं करेगा। देखिए तो उसके 2-3 दिन बाद देखिएगा वो वाल बहुत साइन करेगा, वाल बहुत साइन करता है। क्यों साइन करता है? क्योंकि जब ये हम इसको इसमें वॉशिंग कर देते हैं तो बाद में कार्बन से रिएक्ट करता है, कार्बन से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट जब उसके लेयर आ जाता है, मतलब जो वाल के ऊपर जो उसका लेयर आता है, तब जाके वाल चमकता है और व्हाइट कलर का अपीयरेंस हमको दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। उसी को बोलते हैं हम लोग व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना व्हाइट चूना का पेंट होता है, उसी प्रकार से यही होता है। पहले कैल्शियम इससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है। ठीक है, देखिए अब जब होता है तो हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है? इसको हम लोग वॉशिंग करते हैं और वॉशिंग के बाद क्या होता है कि फिर बाद में कार्बन से रिएक्ट करता है और कार्बोनेट बनाता है। वही कार्बोनेट हमको क्या कुछ दिन, 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन लगता है, 2 दिन बाद वो साइन हो जाता है, साइन। ठीक है, दूसरा एक अमोनिया, देखिए NH3 अमोनिया है और ये क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे तो बोले तो सब्सटेंस उस समय तो देखिए यहाँ पे देखिए ये मेटल था, ये मेटल था, मतलब ये आपका क्या था? ये क्या था? सॉरी, ये आपका एक एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था। यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया, दोनों कंपाउंड लिया, एक बार दोनों कंपाउंड लिया, मतलब इससे क्या पता चला है? सब्सटेंस में एक बार एलिमेंट का रिएक्शन मैंने बता दिया और एक आपको कंपाउंड का रिएक्शन करके बता दिया। ठीक है, तो देखिए दो कंपाउंड कंबाइन करके क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। यहाँ पे दो कंपाउंड कंबाइन हो एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। यही हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जो था कंबाइनिंग, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए
देखिए अब हम बात करें दूसरा टाइप्स क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हर एक बार हम लोग वर्ड को डिवाइड करके समझते हैं। यहाँ पे डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना। यहाँ पे कोई क्या होगा, कोई कंपाउंड होगा, एलिमेंट तो हो नहीं सकता है, एलिमेंट तो खुद सिंगल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कंपाउंड, देखिए यहाँ लिखा मैंने कंपाउंड, यहाँ पे कोई कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, और ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे इसको देखिए डिफिनेशन देखिए, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट मतलब डिवाइड करिए, डिकम्पोज करिए, ब्रेक करिए इनटू टू और मोर सब्सटेंस, या तो दो सब्सटेंस बनाएगा, दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा। अब चलिए हम कोई एग्जांपल से रिलेट करके आपको समझा दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक कंपाउंड है, एक बताए थे एक रिएक्शन से कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कंपाउंड है और वो ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे सोचिए कोई सब्सटेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो क्या करता है, कुछ एनर्जी लेता है। कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होता है तो कुछ एनर्जी लेता है, और एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, आइदर वो हीट के फॉर्म में लेगा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में क्या लेगा, एनर्जी लेगा, जिससे कोई भी कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन बोलते हैं, तब क्या बनाता है, CO2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए हीट का किसका जरूरी, कौन सा एनर्जी पर जरूरी, हीट, कौन सा हीट। ऐसे पीछे हम बताएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये क्या है, ये हमारा चूना का बना होता है, ठीक है, लाइम स्टोन कहते हैं। जब बाद में 2-3 दिन बाद शाइनी कलर दिखाई देता है, यही दिखाई देता है, ठीक है। इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो हमको ये निकलता है। और इसका ये क्या यूज़ है, देखिए इसका हम बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे कंट्री में इसको ऑब्टेन करने का, इसको मतलब इस रिएक्शन को बहुत सारे कंट्री में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस चीज़ को कैल्शियम ऑक्साइड इसको पाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सीमेंट, ग्लास यही कंपाउंड से बनता है, ठीक है। तो इसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन बहुत सारे कंट्री में किया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए, तो बताए थे एक कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू, यहाँ पे देखिए दो ही बार, मतलब दो सब्सटेंस में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, दो सब्सटेंस में डिवाइड हुआ है, जो थोड़ा सिंपलर है। सिंपलर क्या होता है, इससे क्या सिंपलर है, इससे सिंपलर है। चलिए तीसरा देखिए, एक और है, यह पोटेशियम क्लोराइड। जब इसको हम हीट करते हैं तभी किससे डिवाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, किससे डिवाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है। एक और हीट का देखते हैं, देखिए ये आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्टिविटी में, फेरस सल्फेट। इसके पीछे का भी कुछ रीजन है, उसके पीछे का बात आप लोग शायद जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो लेबोरेटरी में हमारा फेरस सल्फेट होता है वो क्या फॉर्म में होता है, तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, मतलब 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं FeSO4.7H2O, ठीक है। यहाँ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। एक्चुअली में हम जो बोलते हैं ये फेरस सल्फेट नहीं है, ये फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्म ये है, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। तब जब इसको हम हीट करते हैं तो पहले ये क्या होता है, इसको ये मतलब यहाँ से लॉस होता है। जब ये 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाता है तब जाके बनता है फेरस सल्फेट। और ये जो फेरस सल्फेट को बोलते हैं एनीहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है। तो बाद में जाके ये जब डिकम्पोज होता है तो Fe2O3 प्लस सोडियम, ये भी देखिए ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, और ये जो बनता है ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट था जो आपको जानना था, ठीक है। बाकी आपका देख लीजिए रिएक्शन का डिकम्पोज हुआ। और इससे हम देखिए यहाँ पे, इसलिए एक और एग्जाम्पल है, क्या बोले थे, 2, तो ये दोनों तो 2 में डिवाइड हो गया, मोर, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3, मतलब 2 से ज़्यादा में स्प्लिट हुआ। तो देखिए दोनों यहाँ पे हो गया, दोनों एग्जाम्पल से आपको मिल गया दोनों का एग्जाम्पल। और इसको आप दोनों को रिलेट करके समझिए, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या है, Fe2, यहाँ ये फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या आपका सोडियम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, 3 एलिमेंट सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जब फेरस सल्फेट हीट के फॉर्म में डिकम्पोज किया गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये आपका है लीड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हैं, यहाँ भी देखिए व्हाइट कलर का होता है ये, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट देखिए क्या है कि ये व्हाइट कलर का होता है और ये आपका येलो कलर का होता है, लेकिन जब हम हीट करते हैं हीट के फॉर्म में ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे बताए थे हीट के फॉर्म में होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखते हैं। तो H2O क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास किया जाता है तो H2 + O2 देता है।
इसका तो आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, देखिए ढक्कन ले, ठीक है, एक टाइप का बोतल ले लीजिए, ठीक है, जिसमें 2 होल का ढक्कन होता है, इतना बड़ा ढक्कन होना चाहिए, उसमें पानी भर दीजिए, 2 होल कर दीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लगा दीजिए, उसमें क्या कीजिए 2 कार्बन का रॉड अंदर डाल दीजिए, उसको क्या कीजिए सेल से कनेक्ट कर दीजिए, जहाँ निगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे क्या होगा एंड वहाँ पे आपका कैथोड होगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे आपका एनोड होगा, ठीक है। तो फिर आप हीट कीजिएगा तो थोड़ा बात पता चलेगा कि दोनों में बबल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम दूसरे से डबल होता है, ठीक है। फिर क्या डबल कैसे पता चलेगा, उसके बाद उसको आप देखिए H2O, इसको स्प्लिट करते हैं, S का 2 होगा, इसका 1 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इस वजह से एक में डबल आएगा तो एक में वॉल्यूम आधा होगा। तो बाद में फिर आपको उसके लिए आप क्या कि दोनों को फिर निकाल लीजिए और बगल में उसके कैंडल लेके जाए जिसमें एकदम तेजी से बर्न करेगा, समझिए वो वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका ये है। दूसरा देखिए NaCl को तो डिकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो Na+Cl। एक और बात, एक और टर्म आता है मोल्टेन। मोल्टेन क्या है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड को हम मोल्टेन बोलते हैं, ठीक है, मोल्टेन, ठीक है। तो ये मोल्टेन फॉर्म होगा, इसको हम डिकम्पोज Na+Cl2 देगा, ठीक है। फिर ये देखिए Na यहाँ से हम एटम यूज़ कर लेंगे, तो ये जब AgCl को हम लाइट में डालते हैं तो Ag+Cl देता है, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है अपोजिट टू कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके, इसका अपोजिट। देखिए यहाँ पे 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन जस्ट उसका एक बड़े से कंपाउंड जब 2-3 सब्सटेंस में डिवाइड होता है उसको हम जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका था पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका खत्म होता है। तीसरा टाइप का रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके वर्ड्स हम पहले फिर समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी की जगह से डिस्प्लेस करना, किसी को अपना जगह उस जगह से, मतलब कोई कंपाउंड में, देखिए इसमें एक्चुअली में क्या होता है, कंपाउंड के में जो एलिमेंट होता है उसको उसके अपने जगह से हम डिस्प्लेस कर क्या करते हैं, उसी को मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए उसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है वो देखिए। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड। मतलब कोई एक एलिमेंट क्या करता है, किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को उसको हटा के उसके जगह पे जाके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसका हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक और टर्म आप लोग भूलिए मत, यहाँ पे ऐसे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव का इसलिए बात नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी आप लोगों ने रिएक्टिव नहीं पढ़ा। आपका फर्स्ट चैप्टर में बात किया था, फर्स्ट चैप्टर में रिएक्टिविटी का बात नहीं किया, वो थर्ड कितना जरूर पढ़ना है, मेटल में पढ़ना है, कितना है मेटल में। तो जब मेटल में जाइएगा तो इसी चीज़ को हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अभी हम बोलेंगे, अभी हम लेस रिएक्टिव नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में, जैसे आप क्लास 9 में पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उस समय जो एटम का बात होता है उसमें पार्टिकल्स बोला जाता था। उस समय डायरेक्ट हम उस चीज़ को एटम नहीं बोलते हैं। जब आपने आगे पढ़ लिया होगा एटम, तब जाकर आप उसको क्या बोलेंगे, उसी पार्टिकल्स को बाद में हम एटम बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको हम इस फॉर्म में डिस्क्राइब, इस फॉर्म में मतलब डिफाइन करते हैं। ऐसे वो भी लिखेगा तो कोई गलती नहीं, वो सही है, ठीक है। देखिए उसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे CuSO4 मतलब क्या, ये कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर देता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आप गौर से देखिए, देखिए कॉपर था ना, जिंक आया, इसका जगह क्या किया, डिस्प्लेस किया, इसके मतलब इसके जगह पे आके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। देखिए इसके जगह से डिस्प्लेस कर रहा है ना, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। यही है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका जो एक्चुअल इसका जगह से क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, समझ में आया। देखिए वर्ड इसका रिएक्शन देखिए, उसके जगह देखिए अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, समझ गए। इसी एग्जांपल समझिए कि जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड था उसमें से कॉपर के जगह पे वो जाके बैठ के क्या फॉर्मेशन किया, जिंक सल्फेट का, कॉपर को क्या कर दिया, साइड क्या कर दिया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ और बात देखिए, जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर, कैसा होता है उसका, ब्लू कलर का होता है, और जिंक तो सिंपल सिल्वरी वाइट होता है, ठीक है। ये इसका कलरलेस होता है, क्या होता है, ये कलरलेस होता है, और ये आपका रेडिश ब्राउन, क्या होता है, रेड ब्राउन का या रेडिश ब्राउन का, ठीक है। फिर देखिए कॉपर सल्फेट जब हम देखिए यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तब जाके इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर यहीं पे हम जिंक रख दे और यहाँ पे हम कॉपर रख दे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे एक और रखा गया है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे हम क्या रखें, आयरन, क्या रखें, आयरन। फिर आयरन भी देखिए इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा, समझ में आया। तो फिर ये क्या फॉर्म करेगा, फेरस सल्फेट और आपका कॉपर का। तो फिर इसका ब्लू, अब इसका कलर जानते हैं ब्लू होगा,
और देखिए एक और बात, तो यहाँ पे जो आयरन दिया आता है वो आयरन नील के फॉर्म में लेते हैं, जैसे हम बताए ना मैग्नीशियम को रिबन के फॉर्म में लिया जाता है, आपका कार्बन है उसको एक टाइप का ग्रैन्यूल, जिंक को ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में लिया जाता है, और आपका जो ये है आपका जो आयरन है उसको किस फॉर्म में लिया जाता है, आयरन नेल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए आपका ये है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब कॉपर से रिएक्ट करता है तो देखिए अब उस समय हम बोले थे बेचारा बार बार कॉपर क्या था, कमजोर था, मतलब लेस रिएक्टिव था। अब देखिए यहाँ Ag है, अब इससे भी बेचारा ये लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, इजीली इसको डिस्प्लेस क्या कर देगा, इसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉपर नाइट्रेट का, और Ag आपको डिस्प्लेस करके साइड में निकाल देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे कॉपर इसका जगह लेके क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो फिर इसका कलर देख लीजिए, इसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये फिर रेड ब्राउन होगा, और ये आपका फिर से ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का होगा, और Ag आपका सिल्वरी वाइट या ग्रेइश वाइट होता है। ठीक है, उसका देखिए फिर आयरन एक और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। आयरन जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, Fc ये फेरस क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ये सब का यूज़ किया जाता है। कोई कभी किसी हाइड्रोजन गैस का जरूरत है, इसका यूज़ करके हाइड्रोजन गैस हम लोग निकाल लेते हैं, कभी इसका जो है इसके इस गैस को कभी हमको यूज़ है तो इसमें से हम रिएक्शन करके इसको निकाल लेते हैं। मतलब एक टाइप का इसका भी एक तरह समझिए कि कुछ एलिमेंट को निकालने में इसका भी, इस रिएक्शन का भी यूज़ होता है। ठीक है, देखिए ये आपका था तीसरा पार्ट। अब हम देखते हैं चौथा टाइप क्या है, चलिए क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मीनिंग को बता दिए। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, तो ये डबल होगा, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा देखिए, पहले इसका एक्चुअली हम डिफिनीशन देख लेते हैं, तब एग्जाम्पल के साथ हम लोग कंपेयर करके फिर उसको समझते हैं। ठीक है, पहले देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, दो कंपाउंड बताए थे कि एक डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको एक कंपाउंड चाहिए, जब दो डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसके लिए हमको दो कंपाउंड, क्या बताइए, दो कंपाउंड। कैसे देखिए, दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एनी एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए जैसे जब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था तो एक कंपाउंड का जो ही था, और हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड बनता था, लेकिन यहाँ पे दो कंपाउंड आ रहा है, तो जब रिएक्शन होगा बनेगा प्रोडक्ट में ना दो कंपाउंड, क्या बनेगा, दो कंपाउंड। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे एक पहले हम इसको रिलेट करके समझ लेते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड, दो कंपाउंड हो गया, टू कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट किया, देखिए रिएक्ट किया बाय एन एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, ये दोनों अपने आयंस, देखिए यहाँ पे देखिए Ag प्लस आयन है, यहाँ पे कौन सा आयन है, Ag प्लस आयन, और यहाँ पे आपका Na प्लस आयन है, और ये क्या आपका एक आपका माइनस में NO3 आयन है, एक आपका Cl माइनस है। ये आयन सब क्या किए, अपने आप को एक्सचेंज किए, देखिए कहाँ गया, एक्सचेंजिंग आयंस, मतलब Ag किसके साथ, इसके साथ चला गया, और ये बेचारा किसके साथ आ गया, और ये मिलके क्या किया, एक दो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। मतलब ये अपने कैसे फॉर्मेशन किया, आयंस के, मतलब जो Ag था ये इसका आयन किसके साथ, देखिए इसका आयन इसके साथ चले गया, इसका आयन इसके साथ, और दो कंपाउंड बना लिया, NaNO3 और AgCl। और एक और बात जान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे, ठीक है, बाद में नीचे में इसका बात करते ही क्या लिखा हुआ है आप समझ जाइएगा। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फिर देखिए बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से, तब बनाता है बैरियम सल्फेट और NaCl। यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे बैरियम, यहाँ पे देखिए आप लोग Ba2+, ठीक है, ये आपका एक आयन हो गया। ठीक है, दूसरा आयन क्या है, Na+, ये आपका एक आयन हो गया, क्लोरीन, और एक आपका सल्फेट। देखिए तो फिर देखिए ये आयन इसके साथ था और ये आयन इसके साथ था, तो आयन का एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज, मतलब जो इसके साथ था अब ये इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ, देखिए एक्सचेंज हो गया। अब जैसे एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, BaSO, मतलब बैरियम सल्फेट, क्या बनेगा, देखिए बैरियम सल्फेट बन गया। और ये जब इधर एक्सचेंज होगा, मतलब ये इससे जाएगा और ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे NaCl। समझ में आया, ये रिएक्शन हमको समझना उतना नहीं है कि अब अगला कंपाउंड कौन बनेगा, बस हमको आयंस को एक्सचेंज करना, ऑटोमेटिक जो कंपाउंड बनेगा वो रिएक्शन वही आपका रिएक्शन होगा। समझ में आया, बस आयन को आप एक्सचेंज कीजिए और आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात था बेसिक। एक्सचेंज ऑफ आयन वही है जब बताएं, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके एक्सचेंज, इसमें भी देखिए
ऐसे क्रॉस कर दिए, देखिए वही कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। बस ये जो फार्मूला है, ये जो NaCl क्यों लिखाया, NaCl2 क्यों नहीं लिखाया, ये सब को 8 से मैंने पढ़ना था, फार्मूला होता है ऐसे क्रॉस करके निकाला है, ठीक है। बैलेंसिंग करके हम लोग क्रॉस करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप, Na हो गया और Cl हो गया, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, ये दोनों क्रॉस का क्या बनाएगा, NaCl क्या बनाएगा, समझ में आया। और ऐसे मतलब यहाँ पे 2 रहता, बाई चांस इसका Cl का वैलेंसी 2 रहता तो क्या बनता है, Na2Cl, ठीक है। तो वैलेंसी पे डिपेंड होता है, उसी प्रकार से ये सब कंपाउंड बनता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, एक आपका है अल्युमिनियम क्लोराइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये आपका फिर से देखिए यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज हो, यहाँ पे अमोनिया आयंस एक्सचेंज हुआ अल्युमिनियम से, और फिर क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयंस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही रिएक्शन है, ठीक है। देखिए फिर से एक रिएक्शन है का कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया किससे, ये H2S से, तो क्या बनाया, CuS प्लस H2SO4, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और इस दोनों के कंपाउंड के बीच में क्या हुआ, मतलब दोनों के कंपाउंड में ये आयंस एक्सचेंज हुए और दो नया नया कंपाउंड, देखिए सब नया नया है, क्या ये दोनों कोई सेम है, सब नया, सब नया नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये न्यू टर्म लिखा, न्यू कंपाउंड, तो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और एक और रिएक्शन होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, ये मैं पीछे बात किया था, जब मैं बात किया था फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैं बात किया था फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट, उसमें इसके बारे में थोड़ा सा बात किया गया था, ठीक है, और एग्जाम्पल वगैरह से समझाया भी गया था। चलिए, एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। मानिए हम किसी भी दो चीज़ का रिएक्शन है, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि कोई एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो क्या पानी में घुल नहीं सकता, इनसॉल्युबल तो घुलनशील नहीं है, उसी को हम बोलेंगे, और वो सोल्यूशन से सेपरेट हो चुका है, मतलब सभी सोल्यूशन के या ऊपर आ गया तो आराम से नीचे चला गया, ये नहीं कि सोल्यूशन के बीच में है, ठीक है, मतलब सोल्यूशन से हट चुका है, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे आपका मतलब उस टाइप को सोल्यूशन को जो निकला सॉलिड सब्सटेंस जो निकलेगा एक टाइप का सॉलिड होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम प्रिसिपिटेट, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक और बात, देखिए कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई पूछा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कब होगा, कैसे होगा, तो याद रखिए अगर ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन, देख लीजिए ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, जब दो एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा तो पक्का एक प्रिसिपिटेट का जरूर फॉर्मेशन होगा, सब में होगा, देखिए दिखाएंगे, एक पक्का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और नहीं तो एक और एक कब होगा, जब एक्वा सॉल्यूशन उसमें से कोई गैस पास करते हैं तब जाके हो सके तो एक प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इससे आप समझिए, ये क्या आपका AgNO3 जब रिएक्ट किया था तो बनाया था एन, देखिए यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ पे बना AgCl, ये देखिए वाइट प्रिसिपिटेट, कैसा बनाया है, वाइट प्रिसिपिटेट। देखिए जब दो है ना, दोनों कंपाउंड है, और जब रिएक्शन क्या बनाया दोनों एक्वा सॉल्यूशन, ये भी एक्वा सॉल्यूशन, ये भी एक्वा सॉल्यूशन, और जब कंबाइन किया तो पक्का एक प्रिसिपिटेट बनेगा। तो कौन सा प्रिसिपिटेट बन गया, इसमें बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड। कौन बना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। PPT मतलब जो इनसॉल्युबल है, जो घुल नहीं सकता, घुलनशील नहीं, इसको पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा देखिए बैरियम क्लोराइड रिएक्ट किया आपका, इससे तो देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए बैरियम सल्फेट, ठीक है। ऐसा नहीं आपको कोई इसी रिएक्शन कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे आप H2SO4 लेते, उससे भी आपका बैरियम सल्फेट ऑब्टेन हो जाता, मतलब कैसे भी करके चाहिए तो बैरियम सल्फेट आप ऑब्टेन कर लीजिए, बस हो गया आपका PPT का ये एग्जाम्पल। आप कैसे भी कोई भी रिएक्शन करा के बस इसको ऑब्टेन कर लीजिए, चाहे इसको ऑब्टेन करके आराम से एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई ऐसा नहीं यही एग्जाम्पल दीजिए, बोर्ड में कोई भी एग्जाम्पल दे, बस आपको तरीका पता हो कि हाँ ये पता है हमको कितना ये PPT है, तो हम कोई भी रिएक्शन है बस हमको इसको ऑब्टेन करना है, कैसे भी एक्सचेंज ऑफ आयन करके ऑब्टेन कर लेंगे और उसका PPT हमको एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट क्या है, वाइट PPT है। फिर देखिए जब इसका रिएक्शन में कौन हुआ था, आपका वाइट PPT फिर आया था, जो क्या था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वाइट PPT होता है। तो कभी भी आप कोई भी रिएक्शन करके इसको ऑब्टेन कर लीजिए और वाइट PPT आप इसका एग्जांपल में दे दीजिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, देखिए सब में, देखिए मेन बात है सब में कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, मतलब दो एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है तो पक्का एक PPT बनेगा ही। जब भी दो एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट करते एक PPT बनेगा ही, ठीक है। ये भी दोनों एक्वा सॉल्यूशन है, फिर रिएक्ट करेगा तो ब्लैक PPT बनेगा, जिससे होगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो ये आपका इतना। तो एक और होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो सिंपल है, आपको आगे पढ़ना है, उसमें डिटेल में आप एसिड बेस 8 में उसको अच्छा से पढ़ेंगे। ऐसे बता देते हैं जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो एक
साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई एसिड ले लीजिए, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल NaCl, यहीं पे हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको OH कर दीजिए, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका Na2SO4 प्लस क्या होगा H2O, ये आपका साल्ट हो गया और ये आपका वाटर हो गया, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड है और ये बेस है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है और ये एसिड बेस रिएक्ट किया तो एक साल्ट का फॉर्मेशन किया सोडियम सल्फेट का और ये आपका वाटर का, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक लास्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, और कुछ आपका एक 2 टॉपिक है कोरेजन और एसिडिटी, और दोनों को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए पांचवा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए हर एक बार हम क्या करते हैं, आपको मीनिंग सबसे पहले इसका मीनिंग समझाते हैं। अब चाहिएगा तो इसका मीनिंग हमेशा समझ जाएगा तो आपको डिफिनीशन लिखने में दिक्कत नहीं होगा, जैसे पिछले हर एक वीडियो हर एक का जब मैं डिफाइन किया तो यहाँ पे इसका मीनिंग बताया, उसको आप समझिएगा तो आपका क्या होगा, कोई भी किसी का डिफिनीशन लिखने में समझने में आप खुद चाहेगा तो अपना मन से ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या पे रिडॉक्स, देखिए इसको भी ब्रेक कीजिए आप, RED और रेड और ऑक्स। ठीक है, तो देखिए रेड से बना है रिडक्शन, O से से बना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल है, देखिए तो ये ट्रिक से देखिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सिंपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें कहेगा ये टर्म सर क्या बीच में लगा दी और ये टर्म क्या लगा दी, ये टर्म, इस दोनों को आप समझते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थोड़ा सा बेसिक समझिए पहले कि पहले हम अर्ली से स्टार्ट करते हैं। अर्लियर में क्या था, इसका डिफिनीशन कुछ और था और अभी एक्चुअली में इसका डिफिनीशन कुछ और है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसका अभी के समय अभी का एक्चुअली क्या डिफिनीशन है कि कहीं पे ऑक्सीजन का ऐड होना, इसका कहीं पे अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रिडक्शन रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये अभी एक्चुअली का डिफिनीशन, कुछ समय पहले इसमें क्या था, बस इलेक्ट्रॉन हट गया था, इलेक्ट्रॉन जो लगाए उसको हटा दीजिए, बाकी इसका डिफिनीशन वही हो जाएगा। ये आपका था डिफिनीशन इसका। अर्लियर में इलेक्ट्रॉन का नहीं बात था, लेकिन बाकी जो सेम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब समझिए, मतलब जो ऑक्सीजन को दे, किसके लिए दे, ऑक्सीडाइज के लिए दे, किसके लिए दे, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने के लिए जो ऑक्सीजन को दे रहा है वही क्या कहलाएगा, और जैसे हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और दूसरा एक और देखिए, 2 टर्म हमेशा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के टर्म में हम बताए हैं, डिफिनीशन 2 टर्म में बताया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो दूसरा याद रखिए, या हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं इसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इसका अपोजिट। देखिए इसका अपोजिट ये है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, ऑक्सीजन का ऐड हुआ था तो यहाँ पे रिमूव हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो यहाँ पे रिमूव हुआ था। सेम इस प्रकार क्या हुआ था कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन दे रहा था तब क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है किसके लिए, रिडक्शन के लिए, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, जैसे कोई इक्वेशन हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और उसको एक एग्जांपल से आप समझ लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए CuO क्या, कॉपर ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड जब H2 से रिएक्ट करता है तो Cu प्लस H2 क्या होता है, कॉपर प्लस वाटर। इसमें देखिए ऑक्सीडाइज, इसमें हम ये चारों टर्म समझ लेते हैं। चारों टर्म देखिए तो क्या है, CuO, तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीडाइज टर्म है, एक रिड्यूस टर्म है और एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, मतलब देखिए जो मतलब बताया ना,
ऑक्सीडाइज, मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब वो इसी को हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, तो गौर से देखिए ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म से देखेंगे मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुआ है, गौर से देखिए, ओ ये तो हाइड्रोजन में ऐड हुआ है, मतलब वाटर में ऐड होना मतलब ये हाइड्रोजन से ऐड हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, वाटर, ये हाइड्रोजन कौन हुआ है, हाइड्रोजन। और दूसरा देखिए रिड्यूस, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूस। तो गौर से देखिए तो बेचारा कहाँ से देखिए, तो गौर से देखिए इक्वेशन के ये प्रोडक्ट साइड में कि कहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन था ना, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है, क्या हो गया, रिमूव हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस, क्या बोलेंगे, यहाँ से रिड्यूस हुआ और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ है, समझ में आया, ये दो टर्म। और देखिए एजेंट पहचानने का दिक्कत नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है कि जो ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जो रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एक सिंपल टर्म कभी भी दे दे, मेन आपको ये दोनों फाइंड करना है, अगर ये दोनों फाइंड कर लिए तो आपको ये दोनों ऐसे ही मिल जाएगा, चाहे आप गलती से ये दोनों फाइंड कर लिए तो ये दोनों आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये था इसका छोटा सा ट्रिक और ये आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे क्लियर होता है। देखिए अब ऑक्सीडेशन हमारे लाइफ में बहुत सारा, ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है। दो प्रकार का लॉस होता है, एक होता है कोरेजन, एक होता है रेंसिडिटी। इसका फैक्ट के दो हम टर्म पढ़ेंगे, इसका फैक्ट मतलब अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हाँ डेली लाइफ में जो अफेक्ट है इसका दो टर्म में पढ़ेंगे, क्या कोरेजन टर्म में पढ़ेंगे, एक हम रेंसिडिटी टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, कोरेजन और रेंसिडिटी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरेजन, कोरेजन क्या होता है, कोरेजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे इटेन अप लिखा, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम मेटल को ले लिए और ये धीमे धीमे कोई खा गया, ये एयर उसको खा गया, इटेन अप मतलब खाना, तो उसको खाया नहीं है, उसके क्या किया, जो यूजफुल मेटल था उस समय आयरन को हम यूज़ कर सकते थे, उसको इस चीज़ में वो चेंज कर दिया जो वेस्ट हो गया। एक समझिए कि वो वेस्ट हो गया, जो समझिए उसमें का जो आयरन का जो प्रॉपर्टी था वो ख़त्म कर दिया, उसको खा गया, आयरन को नहीं खा गया, ठीक है, उसके जो एक्चुअली प्रॉपर्टी था उसको खा गया और उसको इस पार्टिकल्स में चेंज कर दिया जिसका हम यूज़ वेस्ट मटेरियल, वो एक टाइप का वेस्ट हो, क्या हो गया, वेस्ट, जिसको हम फिजिकल हाइड्रेट कहिए, फिजिकल आयरन हाइड्रेट कहिए, ठीक है, जो रस्ट होता है इसमें तो रस्ट फिजिकल हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल आयरन हाइड्रेट, ठीक है। तो क्या होता है कि वो धीमे धीमे, जैसे हम आयरन का बात करते हैं कि एग्जांपल हम आयरन यहाँ पे लिए हुए, ठीक है, तो आयरन में क्या होता है, आयरन को हम देखते हैं कुछ समय के लिए, देखिए दीवार में ना कि कोई आयरन नया खरीद के लाया, मतलब दीवार कहीं पे अपना गेट वगैरह लगाया, उसमें अगर पेंट वगैरह नहीं करता है तो देखिए धीमे धीमे उसमें आप कभी देखिए कुछ समय बाद देखिए तो ब्राउन कलर का देखिए मतलब पाउडर टाइप का वो धीमे धीमे गिरने लगेगा, एक समय पता चलेगा कि उसका ऊपर का पूरा लेयर ही खत्म हो गया, लेयर ही मतलब ये इसमें ये पाइप है तो धीमे धीमे पता चलेगा उसका ऊपर का लेयर खत्म हो गया और ये पता चला अंदर का हमको पार्ट मिल गया, जो था ना रुई वाला पार्ट वो हमको पार्ट मिल गया। तो कहाँ गया ये, तो ये ऐसा नहीं कि खा गया, ऐसा नहीं खा गया, लेकिन जो ये क्या होगा मतलब पाउडर फॉर्म में आके गया नीचे, मतलब नीचे स्लो डाउन मतलब फेल डाउन गया, गिर गया, लेकिन एक्चुअली जो फेल डाउन हो रहा है वो रस्ट है, वो आयरन नहीं हो रस्ट है। और वो किस टाइप का रस्ट है, तो वो आपका फिजिकल आयरन हाइड्रेट है, ठीक है। तो देखिए वो कैसे डिपेंड करता है, बताए हैं कि अगर वहाँ कहीं पे भी उसको एयर मिले, एयर करने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, और मॉइस्चर करने का मतलब वाटर है, और यही दोनों से ऐसे ऑक्सीजन यही दोनों रहेगा तो क्या होगा, ये अकर हो जाएगा। और केमिकली कुछ केमिकल वगैरह भी होते हैं तो ये हमारा कोरेजन हो जाता है। जैसे में रस्टिंग, रस्टिंग मतलब आयरन का रस्ट होना। देखिए यहाँ पे Fe आयरन जब O2 से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे देखिए इंटू मल्टीप्लाई एक्स है, क्या ये एक्स है, ठीक है। एक्स करने का मतलब डिपेंड करता है कितना उसको वाटर मॉलिक्यूल्स मिला है, कितना वो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन से वो रस्ट बना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स डिपेंड करता है कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन से वो रस्ट बना है, ठीक है। वहाँ पे एक्स का मतलब हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए आपका रिएक्शन रस्ट का, और ये देखिए फिजिकल ये आयरन हाइड्रेट बनाया है, ठीक है। और ये आपका इधर का ये इसको हम जब रिएक्टेंट इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो पता है बेसिक बात। चलिए तो ये आपका कोरेजन था, ठीक है। और ये बहुत देखिए इससे बहुत सारा फैक्ट पता है हमारे यहाँ। देखिए
अगर देखिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, ये जो आयरन है और स्टील वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम समझिए एक साल में लाखों मतलब बहुत सारे मनी, इस पर बहुत सारा मनी खर्च करते हैं इसको फिर से रिटेन करने के लिए। अभी आप घर में ही डेली लाइफ में देखते होंगे कि देखिए घर में क्या होता है कि जब लोहा दीजिए कोई आप आयरन का सामान लाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं ऊपर से कि वो डिस्ट्रॉय मतलब रस्ट ना लगे, रस्ट और सालों सालों तक वो बचा रहे। ठीक है, एक लास्ट टर्म है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय एरियल ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे एरियल एक टर्म आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइए। एरियल कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ ज़्यादा समय के लिए, ऐसा नहीं कि हम तुरंत ऑक्सीडेशन हुआ तुरंत वो अकर हो गया, तुरंत अकर, ऐसा नहीं है। एरियल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद, कुछ मतलब एक दो दिन तक हो रहा है, तब जाके ये रैंसिडिटी प्रोसेस होगा। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड अनप्लीजेंट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है इस वर्ड का कि अगर कोई फैट है, मतलब कोई हम फूड लेते हैं जिसमें क्या हो, फैट और ऑयल हो, क्या हो, देखिए फैट और ऑयल हो, अगर वो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड, मतलब ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन तो बताएं, अगर एयर के चारों तब क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एयर में ही ऑक्सीजन होता है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन से इसको मतलब ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज कर देगा। और इससे क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो इसका हम एक तरह से मानिए तो इसका जो स्मेल है, एक तो खराब स्मेल देगा और दूसरा उसका टेस्ट भी बेकार हो जाएगा, ऑर्डर का ये बहुत बेकार टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रैंसिडिटी है। ठीक है, और एरियल क्या है कि कुछ समय, ऐसा नहीं कि हम रखे बाहर 2 मिनट में ये ऑक्सीजन जैसे आया और तुरंत खराब हो गया, तुरंत खराब हो गया। और एरियल का मतलब है कुछ समय बाद। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, अब ये भी एक तो प्रिवेंट करता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर मानिए कोई हमारा ऑयल फूड है तो उसको रिजर्व हम कैसे करेंगे, और ये जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हम उसको रिजर्व का कोई तरीका होगा, तो तरीका क्या है, देखिए एंटीऑक्सीडेंट, या हम क्या करेंगे, उसका एंटीऑक्सीडेंट ही मिला देंगे। एंटी देखिए जैसे आप नेशनलिज्म पढ़े होंगे उसमें इम्परलिज्म, एंटी इम्परलिज्म मतलब इम्परलिज्म तो कॉलोनी, जो कॉलोनी वगैरह का शासन चलता है उसको हम, जैसे ब्रिटिश हम लोग के यहाँ चलाया था उसको हम बोलते हैं इम्परलिज्म। तो उससे क्या होता है, एंटी इम्परलिज्म मतलब उसके खिलाफ हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम एंटी इम्परलिज्म कहते हैं। उसी प्रकार जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो हम जो कोई भी हम अगर इस्तेमाल करें कोई कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस का, उसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन सा वो सब्सटेंस है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी और ये क्या है, एनिसोल, और ये आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलेंस, क्या है, ट्योलेंस। ठीक है, ये दो आपका एंटीऑक्सीडेंट है जो हम फूड के साथ मिक्स करके रखते हैं, जिससे क्या होता है वो खत्म नहीं होता है। एक आपका नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस करने का मतलब ये है, कभी आप चिप्स वगैरह खाएंगे देखिए वो बहुत फूला होता है, रहता उसमें कुछ नहीं लेकिन इतना लगता है बहुत है, इसमें रहता बहुत कम है, रहता बहुत, तो जो भरा होता है अंदर गैस भरा होता है वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन, जिससे वो क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो और बहुत दिनों तक वो बचा रहे। और भी आपका है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा वो ठंडा हो जाएगा, कूल होगा, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा तो फिर एसिडिटी कमेगा। चलिए अब ये आपका चैप्टर खत्म होता है। और दूसरा देखिए, अभी आपका इसका नोट्स के लिए आप क्या कीजिएगा, जीपीडीएस संज्ञान क्लास करके टेलीग्राम बन चुका है, अभी तक आप लोग ऐड नहीं हुए इसलिए वहाँ पे हम लोग ने नोट्स को नहीं डाला है, इसलिए आप जल्दी से ऐड हो जाइए। आपको इस चैप्टर का जैसे डिटेल में पढ़ाया गया है उसी हिसाब से आपको नोट्स मिल जाएगा। और दूसरा, फेसबुक पर इसी जीपीडीएस संज्ञान क्लास करके पेज बना हुआ है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, और आपको वहाँ पे जीमेल है वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और नंबर पे कॉल करके कोई मतलब अवेलेबल नहीं है, बाई चांस कोई कहता है हम टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे नंबर है उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। दूसरा काम क्या है कि पिछले चैप्टर का जो भी इंग्लिश पढ़ाया गया वहाँ पे भी आपको बताया गया था ऐड होने के लिए, आप लोग ऐड नहीं हुए हैं, आप लोग ऐड होइए तो इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और ऐड जल्दी से होइए, ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं।